हाँ, तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड के आगे। कल हम लोग कुछ चीज़ें इसमें पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टी में, दो चार रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ लिए थे। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन ऑफ RAX एल्किल हैलाइड with sodium or potassium alkoxide। सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग RONA या फिर ROK कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RX, यहाँ पर NRONA लिख रहे हैं, या आप के लिख सकते हो। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये X माइनस और ये R प्लस के रूप में। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये RNA प्लस हो जाएगा और ये O माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर ROR बन जाएगा। दोनों R अगर सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर बन गया, और सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया। ये ध्यान रखिएगा कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये प्राइमरी अगर है तो ये रिएक्शन SN2 होगा, रिएक्शन SN2 होगा। यहाँ पर ध्यान दो, CH3 जैसे मान लो आप लिख रहे हो, CH2 यहाँ पर Cl लिख रहे हो, यहाँ पर C2H5ONA लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो इतना ये जो इथाक्साइड वाला पार्ट है ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2O C2H5, और इस रिएक्शन को आप कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस कहने का मतलब, यहाँ पर RX एल्किल हैलाइड जब एल्कोक्साइड से रिएक्ट करके ईथर बनाता है तो आप रिएक्शन को आप कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ पर ध्यान दें, ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर कंडीशन बहुत सारी बनेगी। यहाँ पर केस 1, if RX is primary, RX is primary, then SN2 रिएक्शन होगा एंड प्रोडक्ट इज ईथर। ये प्रोडक्ट ईथर आपका बनेगा जैसा आपने ऊपर लिखा है, ये केस 1 ही है। केस 2 अगर देखा जाए, यहाँ पर भैया इफ RX is secondary then reaction is E2 and SN2 बोथ, लेकिन E2 मेजर होगा और E1 माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जैसे आप लिख रहे हो CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl है। यहाँ पर आप CH3 CH2ONA लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, हम इसको थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। इसको अभी CH3 ले रहे हैं और ये रिएक्टेंट है।
तो अब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन लिखेंगे। पहले हम लोग E2 लिख रहे हैं। E2 लिखेंगे तो यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा, मतलब एलिमिनेशन होगा। तो अल्फा से Cl निकल जाएगा, बीटा से H निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये E2 वाला प्रोडक्ट है। और SN2 में अगर कहा जाए तो ये SN2 अगर आप देखते हैं तो यहाँ से देखें, ये Cl निकल जाएगा, ये Cl यहाँ से निकल गया माइनस के रूप में, और Na यहाँ से निकल गया प्लस के रूप में, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, CH3, ये हो गया CH, यहाँ पर हो गया CH3, और ये देखो OCH2, ये CH3 हो गया। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। अगर एक ही बताने के लिए कह दिया जाए तो आप मेजर वाले को बताएंगे, माइनर वाले को नहीं बताएंगे। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि यहाँ पर जैसे आपसे दिया कि रिएक्शन दे दिया, यहाँ पर इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, प्रोडक्ट यहाँ पर A इज मेजर प्रोडक्ट, B इज माइनर प्रोडक्ट, यहाँ पर A इज माइनर प्रोडक्ट, B इज मेजर प्रोडक्ट, ओनली A इज फार्म, ओनली B इज फार्म। तो इस तरह से कई ऑप्शन होंगे, तो जैसा ऑप्शन होगा आप वैसा बताएंगे। यहाँ पर भैया हम लोग केस 3 लिख रहे हैं। यहाँ पर केस 3, ये केस 3, यहाँ पर इफ RX is tertiary then only SN2, sorry, then only E2। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर आप C2H5ONA आप ले रहे हैं। तो यहाँ से अल्फा निकल गया, अल्फा से Cl निकल गया, और बीटा से H निकल गया। ए बी बीटा सब एक ही जैसे हैं, तो कहीं एक से H आप निकाल दो, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड C, ऊपर वाला CH3 ऐसे हो जाएगा, नीचे वाला जो CH3 है उसको आप इधर कर दिए, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये E2 रिएक्शन है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब ईथर बनेगा तभी आप विलियमसन सिंथेसिस कहेंगे, जब ईथर नहीं बनेगा तो आप इसको विलियमसन सिंथेसिस नहीं कहेंगे। मतलब ये केस 2 और केस 3 जो है ये विलियमसन सिंथेसिस का पार्ट नहीं है। केस 4 देखा जाए, इफ एरोमेटिक हैलाइड is taken, no reaction occur। अगर एरोमेटिक हैलाइड होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, आप ले रहे हैं C6H5Cl, यहाँ पर आप ले रहे हैं C2H5ONA, यहाँ पर नो रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे भैया कि कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर Cl इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Cl इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये रिएक्शन नहीं हुआ तो ये एल्कीन बन गया, ये रिएक्शन हुआ ही नहीं तो कुछ बना ही नहीं। अब अगर ये हुआ होता तो यहाँ पर ध्यान दें, ये टर्सरी एल्किल ग्रुप, ये टर्सरी एल्किल ग्रुप, और ये ईथर, मतलब ईथर में टर्सरी एल्किल ग्रुप आ जाता। अगर ये रिएक्शन हुआ होता तो ईथर में ये बेंजीन रिंग आ जाती, लेकिन ये भी रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ईथर में बेंजीन रिंग नहीं आएगा, ईथर में टर्सरी नहीं आएगा। तो यहाँ पर नोट करके लिख लें, टू हैविंग टर्सरी एल्किल ग्रुप,
into ether, to having tertiary alkyl group into ether. It should be in alkoxide. It should be in alkoxide. तो यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है CH3CH2Cl, यहाँ पर आपने NaO, यहाँ पर CH3 ये Cl यहाँ से हो गया और Na यहाँ से निकल गया, तो ये एल्काक्साइड है, एल्किल ग्रुप ये टर्सरी है, और टर्सरी एल्किल ग्रुप कहाँ पे भैया, एल्काक्साइड में है, तो ये हो जाएगा CH2O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3। अभी देखो ये टर्सरी एल्किल ग्रुप कहाँ पे आ गया, ईथर में आ गया, लेकिन कहाँ से आया, एल्काक्साइड से आया, ये एल्किल हैलाइड से नहीं आएगा। ये एक पॉइंट हो गया नोट करके। इसी तरह से नोट करके अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखना चाहें तो टू हैविंग बेंजीन रिंग इन ईथर, it should be in alkoxide, इसको एल्काक्साइड में होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर Na, हालांकि तब इसको आप एल्काक्साइड नहीं कहोगे, अब आप इसको सोडियम फिनाक्साइड कहोगे, ये एल्काक्साइड नहीं रह गया, ये सोडियम फिनाक्साइड हो गया, सोडियम फिनाक्साइड कहेंगे। तो हम अब इसको एल्काक्साइड न कह के क्या करें भैया, सोडियम फिनाक्साइड करें। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि ईथर में बेंजीन रिंग आ जाए तो फिर आप एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम फिनाक्साइड से कराएंगे। ये देखें, ये हो गया ये, तो इसको हम लोग मतलब एल्काक्साइड से रिएक्शन देख रहे थे। तो इतनी सारी कंडीशन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो SN2 होगा, और अगर ये एलिमिनेशन हुआ तो E2 होगा। हम लोग एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड का पढ़ रहे थे और उसको देख लिया गया। यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन को और देखें, यहाँ पर विद अमोनिया कर लें, अगर विद अमोनिया, ये एल्कोहलिक अमोनिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं RX, यहाँ पर NH2, अमोनिया को ऐसे लिख रहे हैं, ये एल्कोहलिक लिख रहे हैं, यहाँ से X निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, ये हो जाएगा RNH2, ये प्राइमरी है और लिमिटेड में है, लिमिटेड में है, तो ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका अमोनिया लिमिटेड में है तो ये प्राइमरी एमीन मेन प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर अगर आपने RX लिया, ये एक्सेस में है, तो यहाँ पर ये जो अमोनिया आपने लिया था ये इससे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, X यहाँ से H और ये हो जाएगा RNH2। अब यहाँ से RX आपने फिर ले लिया तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से X निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा R2NH। यहाँ पर फिर आप RX, चूँकि ये एक्सेस में है तो रिएक्शन चलता जाएगा, यहाँ पर RX, ये X यहाँ से निकल गया और यहाँ से H निकल गया, ये H, तो ये हो जाएगा R3N। अभी R और है तो ये RX लिया आपने, तो यहाँ पर हो जाएगा R4N प्लस ये X माइनस, इसको आप कहेंगे प्राइमरी एमीन, इसको आप कहेंगे सेकेंडरी एमीन,
इसको आप कहेंगे टर्सरी एमीन, और इसको कहेंगे साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन। ये साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका एल्किल हैलाइड ज़्यादा मात्रा में है तो यहाँ पर प्राइमरी एमीन, तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट करके, इफ RH लिमिटेड प्राइमरी एमीन मेन प्रोडक्ट, if RH excess mixture of primary, secondary, tertiary and salt of 4 degree amine is obtained। तो ये हो गया, इसको आप लोग जानते रहेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपसे कहा जाए कि CH3 आपने X लिया है, ये एक्सेस में है, यहाँ पर आपने अमोनिया लिया है, ये A है, यहाँ पर Ag2O ये मॉइस्ट है, ये B है, ये मॉइस्चर के साथ है, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा हीट कर दिया, ये C बन गया, हीट कर दिया C बन गया। तो ध्यान दें, ये डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन हो गया। तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं CH3 होल 4 N प्लस X माइनस, और ये Ag2 मॉइस्चर का मतलब ये AgOH हो गया। तो AgOH से जब ये रिएक्ट करेगा तो X माइनस रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर CH3 होल 4 N प्लस ये OH माइनस हो जाएगा, और इसको जब आप हीट कर दिए तो यहाँ पर ये ध्यान, एक CH3OH के साथ निकल गया, और यहाँ पर ये CH3 होल थ्राइस ये N बन गया। अच्छा, मान लो अगर ये सभी चारों CH3 नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसा है कि जिसमें बीटा कार्बन है, तो जो बीटा कार्बन रखेगा वो एल्कीन में बदल जाएगा। अगर किसी एक में बीटा कार्बन है, यहाँ पर ध्यान दो, लाइक दिस, if any1 has beta carbon, then on heating convert into एल्कीन। तो अगर किसी एक में बीटा कार्बन है तो हीट करने पर ये एल्कीन में बदल जाएगा, जैसे CH3 CH2, यहाँ पर N CH3 होल थ्राइस, और यहाँ पर OH माइनस है। अब इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, इसमें चारों CH3 हैं, इसमें 3 CH3 हैं, और चौथे CH3 की जगह पर ये है। इसको अगर हीट किया जाए तो भैया अब यहाँ पर ध्यान दें, ये वाला ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, तो यहाँ से H निकल जाएगा और ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH3 होल थ्राइस N, और ये बन गया वाटर, ये हो गया। तो अगर किसी एक में बीटा कार्बन है तो बदल जाएगा किसमें भैया, एल्कीन में बदल जाएगा। मान लो 2 में बीटा कार्बन है तो जो छोटा वाला होगा वो एल्कीन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, if 2
alkyl group has beta carbon, then alkyl group having lesser number of carbon convert into alkene। यहाँ पर ध्यान दें CH3 CH2 CH2, यहाँ पर N, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आप OH माइनस लिख रहे हो। अब चाहे आप OH माइनस लिखो या ना लिखो, आयनिक है। अब यहाँ पर अगर इसको आप हीट करते हो तो देखो यहाँ पर अल्फा ए बीटा है, ये अल्फा ए बीटा है, इसमें भी बीटा है, इसमें भी बीटा है, लेकिन इसमें केवल 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये छोटा है, ये एल्कीन बदलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये बदल जाए तो इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन का एल्कीन बनता ही नहीं, तो यहाँ पर ये 2 कार्बन वाला एल्कीन में बदल जाएगा और बाकी जो बड़ा वाला है वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। CH3 CH2 यहाँ पर NCH3 होल ट्वाइस, ये ऐसे रह जाएगा। तो ये हो गया भैया, हम लोग इसकी चर्चा कर लिए। अभी तक आप अगर ध्यान दे रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान दें, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की भी मैकेनिज्म आपको पढ़ाई जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म पे चर्चा नहीं करेंगे, बस केवल कुछ रिएक्शन पे चर्चा करेंगे जो एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हम लोग करें तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले तो रेट ऑफ इसका HX यहाँ से रिमूव होगा, तो HX का रिमूव होना डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कहलाएंगे। ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। यहाँ पर ये टर्सरी होगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी RH होगा। तो अगर एलिमिनेशन का रेट आपसे कोई पूछे तो ये, अच्छा, एलिमिनेशन 2 टाइप का हो सकता है, E1 टाइप का हो सकता है और E2 टाइप का हो सकता है। मोस्टली E2 टाइप का ही होता है, E1 टाइप बहुत कम होगा। तो ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर एलिमिनेशन ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर कहा जाए तो RI हो जाएगा, RBr ये आप पहले पढ़ चुके हो, RCl हो जाएगा और ये RF हो जाएगा। ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का ऑर्डर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। एजेंट अगर आपसे कहा जाए तो आप यहाँ पर KOH एल्कोहलिक ले लेंगे, NaOH एल्कोहलिक ले सकते हो, यहाँ पर NaNH2 हीट ले सकते हो, R3N ले सकते हो और ये टर्सरी ब्यूटाक्साइड, ये ले सकते हैं। तो ये सभी डिहाइड्रोहाइलोजिनेटिंग एजेंट हैं।
डिहाइड्रोहेलोनेटिव एजेंट हैं। यहाँ पर अगर आपने RONA R करके ROK लिया है तो सेकेंडरी RX टर्सरी RX के लिए भी ये डिहाइड्रोहेलोनेटिव एजेंट होगा। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। जब इनको हम देखेंगे तो ये चेक्स को रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर Cl लिखा, यहाँ पर KOH एल्कोहलिक लिख रहा हो, ये अल्फ़ा ये बीटा, सारी चीज़ डिटेल में पढ़ाई गई थी जब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे। ये हो जाएगा ये चीज़। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपने KOH एल्कोहलिक लिखा, यहाँ से अल्फ़ा यहाँ से बीटा निकल गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, E2 रिएक्शन होगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये Cl है, यहाँ पर KOH एल्कोहलिक आपने लिया, अल्फ़ा बीटा 1 बीटा 2। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर दो डिफरेंट बीटा कार्बन हैं, तो जो हाइड्रोजन है ये दोनों से निकलेगा। एक बार हम बीटा 1 से निकाल रहे हैं और एक बार बीटा 2 से निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये अगर आपसे कहा जाए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे, जैसे यहाँ पर एक बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन है, तो दो डिफरेंट बीटा कार्बन हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट दो बनेंगे। लेकिन अब ये है कि क्या दोनों बराबर मात्रा में बनेंगे या कम मात्रा में बनेगा, तो एलिमिनेशन सेटजेफ रूल से होगा, सेटजेफ रूल से। तो यहाँ पर सेटजेफ रूल का क्या मतलब है, ये सेटजेफ रूल एलिमिनेशन पढ़ाया तो गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। मोर या ऐसे कह लिया जाए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या, CH2 होना चाहिए था, एक H हट गया CH3 के द्वारा, CH2 होना चाहिए था, एक H हट गया यहाँ पर CH3 के द्वारा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एक CH3 के द्वारा है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन के द्वारा है, तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर देखो CH2 होना चाहिए था, इधर तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, इधर एक ग्रुप है जो ये H को रिप्लेस करके आ गया। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। या सीधे कह दिया जाए कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ से जब निकलेगा तो ये सेटजेफ प्रोडक्ट होगा। अगर ये मेजर यहाँ से निकलने पर मेजर प्रोडक्ट है तो फिर ये हाफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 80% बनेगा और ये 20% बनेगा। एक चीज़ इसमें ये देखो ब्यूटूइन है, सिस और ट्रांस हो सकता है। ये सिस अगर है तो ये 10% और ट्रांस अगर है तो ये 20% बनेगा, सॉरी 90% बनेगा। अब आप इसको ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये कुल 80% बना है तो ये 90% कैसे हो गया। इस 80 का ये 90% है और इस 80 का ये 10% है। तो मतलब अगर इसमें भी अगर सिस ट्रांस करके पूछ लिया जाए तो ट्रांस वाला मेजर होगा और सिस वाला माइनर होगा। यहाँ पर ध्यान दें, अगर निकलने वाला ग्रुप फ्लोरीन है
एफ है। KOH एल्कोहलिक। जब एल्कोहलिक लिखा जाए और एल्कोहल के बारे में ना बताया जाए तो इसका मतलब वो एथिल एल्कोहल है। तो यहाँ से एल्फा और ये बीटा, बीटा ए भी है, यहाँ पर 1 ये 2, यहाँ पर बीटा 2 मेजर प्रोडक्ट होगा और ये बीटा 1 से जब निकलेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। नोट करके बताया गया है, इफ लीविंग ग्रुप इज एफ आर गामा कार्बन इज 4 डिग्री आर base is bulkier like tertiary butoxide, यहाँ पर एल्कोहल। R3N, then Huffman product is major. Huffman product is major, i.e. less substitute alkene is a major, ये चीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाफ मैन प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मेजर होगा, निकलने वाला ग्रुप फ्लोरीन हो, गामा कार्बन 4 डिग्री हो, बेस बल्कियर हो। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये गामा कार्बन है, तो यहाँ पर आप सिंपल कोई बेस ले लो, KOH एल्कोहलिक आप ले लो, तब भी ये देखो बीटा 1 ये बीटा 2। हाफ मैन का मतलब वहां से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेजर प्रोडक्ट ही लिखा गया है, माइनर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर EF वाला ऊपर आपने देख लिया था। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर निकलने वाला ग्रुप मान लो Cl लिख रहे हो, यहाँ पर Cl ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपने बल्कियर बेस ले लिया है, ये टर्सरी ट्राई टर्सरी ब्यूटाक्साइड, यहाँ पर के भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर एल्कोहल के साथ ब्यूटिल एल्कोहल लिखेंगे। अब ये ध्यान दो, ये बड़ा सा ग्रुप है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, मान लो ये बड़ा सा ग्रुप है, यहाँ पर इधर अटैक करेगा तो इधर बल्कियर ग्रुप है, मतलब हिंड्रेंस होगा। यहाँ पर आसानी से ये जो O माइनस है इस H को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दे सकता है, इसका मतलब ये H आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ध्यान दो, प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं, माइनर नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो।
यहाँ पर ध्यान दिया जाए अब ये सेट जेफ रूल फॉलो करेगा। तो ये देखो ये अल्फा कार्बन है जहाँ पर Br है, ये अल्फा कार्बन है, ये CH2 है बीटा 1, ये CH2 है बीटा 2 और ये बीटा 3 है। तो ये सेट जेफ में तो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो मतलब ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाएगा। अब चाहे आप बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालें या बीटा 2 से, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा भैया, जब ये बाहर से निकलेगा, चूंकि ये जो बल्कियर ग्रुप है इस H तक आसानी से अप्रोच कर पाएगा, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर अच्छा देखें, ऐसे अगर कुछ है यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया। अब ये यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा, 2CH3 माइनस शिफ्ट। उसके बाद ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, ये हो गया प्लस, ये CH3, ये हो गया CH3। अब यहाँ पर देखें, ये अब लग रहा है कि यहाँ से Cl निकला है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। अब ये यहाँ से निकलेगा बीटा 2, तो बीटा 2 से माइनस H प्लस निकलेगा, और बीटा 2 से अगर माइनस H प्लस निकलेगा तो फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 यहाँ पर हो जाएगा, CH3 यहाँ पर हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम लोग आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बाकी पार्ट देखें और एलिमिनेशन रिएक्शन को देखा गया। अब हम लोग आज चर्चा और करेंगे कपलिंग रिएक्शन पे, थर्ड। या पहले हम लोग कपलिंग रिएक्शन पे चर्चा कर लें। कपलिंग रिएक्शन,
यहाँ पर पहला हो जाएगा कपलिंग रिएक्शन में उल्ट रिएक्शन। उल्ट रिएक्शन ये हो जाएगा पहला रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें उल्ट रिएक्शन पे, तो देखा जाए यहाँ पर आप लिख रहे हो आर एक्स, यहाँ पर एन ए, यहाँ पर एक्स आर, ये एक्स एक्स, ये यहाँ पर आप लिख रहे हैं आर 2NX, ये हो जाएगा ड्राई ईथर। ये यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर n है तो कार्बन यहाँ पर 2n हो जाएगा, तो जितना होगा डबल हो जाएगा, और ये सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा। एक चीज यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट करके लिखें तो सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा, मेथेन नहीं मिलेगा। अगर आपसे कोई कहे मेथेन तो आप कहेंगे नहीं मिलेगा। यहाँ पर दूसरा टर्सरी आर अंडरगो एलिमिनेशन, अगर आपसे कहा जाए कौन सा एलिमिनेशन तो आप कहेंगे E2 एलिमिनेशन टू गिव एल्कीन। i.e. does not represent this reaction। अगर आपसे कहा जाए कि टर्सरी एल्किल हैलाइड तो आप कहेंगे इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कुछ बुक में लिख के दिया है कि रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रोडक्ट भी बनाया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कई बार कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं, जिस कंडीशन में है आंसर उस कंडीशन देंगे। अगर मान लो मजबूरी में रिएक्ट कराना ही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि डज नॉट रिएक्ट, तो आप बनाएंगे जैसे बनाते हैं सिंपली। लेकिन अगर है कि डज नॉट रिएक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ऊट रिएक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड। इसका रीजन है कि यहाँ पर सोडियम आप स्ट्रांग बेस के रूप में ले रहे हो, और जो सोडियम है वो स्ट्रांग बेस है, और जहाँ पर भी बेस स्ट्रांग होगा वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो कारण यही है कि यहाँ पर जो सोडियम है वो स्ट्रांग बेस है, जिसके कारण यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर क्या होता है भैया, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको जैसा क्लियर कर दिए कि कई बार क्वेश्चन जैसा पढ़ाया गया वैसा नहीं पूछता है, बुक से उठा लिया क्वेश्चन छाप दिया, अब बुक ने जो आंसर बनाया था उस वही आंसर दे दिया, तो आपको वही आंसर करना होगा। अगर उल्ट रिएक्शन करा रहा है तो आप कराएंगे, जब कहा कि कौन नहीं देगा तो आप बताएंगे ये नहीं देगा। तो यहाँ पर Na ड्राई ईथर आपने ले लिया। तो अब यहाँ पर अल्फा से Cl निकल गया और बीटा से H निकल गया, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये चीज़ हो जाएगी। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड उल्ट रिएक्शन नहीं देगा और ये एल्कीन दे देगा। यहाँ पर चौथा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, अगला पॉइंट फोर्थ पॉइंट है कि अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड का मिक्सचर लिया जाए तो 3 प्रोडक्ट मिलेगा। इफ मिक्सचर ऑफ 2 different alkyl halide is taken, then 3 product is obtained, 3 product is obtained। तो यहाँ पर ध्यान दो
जैसे मान लो आपने CH3X लिया, यहाँ पर 2Na, यहाँ पर XC2H5 ले लिया। अब एक कंटेनर है जहाँ पर CH3X कंटेनर है, मतलब उसी कंटेनर में ये भी है और उसी में सोडियम भी है। तो होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। तो अब ये जरूरी नहीं कि ये C2H5 CH3 को ढूंढ के तब कोलाइड करेगा, दौड़ रहे हैं सब एक दूसरे में मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये CH3 जो है C2H5 से कोलाइड कर जाए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो CH3 C2H5 से जुड़ गया, दूसरे CH3 से कोलाइड कर जाए, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि C2H5 आपस में कोलाइड कर जाएं, तो ऐसा हो गया। अब ये ध्यान दें, ये ऊपर वाला अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट है, नीचे वाला सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है, उसके भी नीचे वाला सिमेट्रिकल प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा एक चीज़। अच्छा, ओट रिएक्शन जो है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर ये आप चाहे तो फिफ्थ पॉइंट करके ले सकते हैं, इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और आपको पहले भी बताया गया है कि अगर कोई भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, आप समझ जाइएगा कि ये रिएक्शन मतलब कभी भी प्योर प्रोडक्ट नहीं देगा। सो प्रोडक्ट इज इम्प्योर, सो प्रोडक्ट इज इम्प्योर। तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, सो प्रोडक्ट इज इम्प्योर। एक और चीज़ आपको बता दें, जैसे मान लो आपसे यहाँ पर केवल दिया गया CH3 CH2Cl दिया गया, Na यहाँ पर ईथर लिखा गया, तो अब यहाँ पर आप इसको उल्ट रिएक्शन ही समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप ढूंढें कि हम लोग तो ऐसे लिखते आए हैं, चूंकि हम देख ऐसे रहे हैं कि एक मोल इधर लिखा गया, एक मोल इधर लिखा गया, बीच में सोडियम लिखा गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये एथिल हैलाइड है, क्लोराइड है, जिसमें सोडियम और ईथर डाला गया या मिलाया गया। तो अब ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा उल्ट रिएक्शन। चूंकि हम लोग जैसा लिखे रहते हैं वैसा ही इमेजिन करते हैं कैसा दिखे, तब बताएं, ये उल्ट रिएक्शन है। एक और क्वेश्चन देखें, इस चीज पे ध्यान, और एक क्वेश्चन लोग देखें यहाँ पर, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, सॉरी ये लिमिटेड में है और ये एक्सेस में है, यहाँ पर ड्राई ईथर। ये आप क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा। लेकिन ये Cl है, यहाँ पर सोडियम, ये भी एक्सेस में है या 1:1 के रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में कर दिया जाए, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि देखो यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में है।
तो फिर ये क्या होगा कि ये बांड जो टूटा और ये बांड टूटा आपस में जुड़ गया, ऐसा नहीं होगा। तब यहाँ पर क्या होगा कि ये, ध्यान दो, हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर Cl नहीं बल्कि ये Br बांड टूटेगा। ये देखो, ये Br बांड लेंथ ज़्यादा है और Cl की बांड लेंथ कम है। यहाँ पर सोडियम, ये Br वाला बांड टूट जाएगा। ये तो यहाँ से Br और यहाँ से Br निकल गया, ये बन गया ये प्रोडक्ट बन गया। तो काफी ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर Br वाला बांड टूट जाएगा। Br वाला बांड टूट क्यों जाएगा? क्योंकि Br की बांड लेंथ ज़्यादा थी। तो ये था वुड रिएक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रैंकलाइन रिएक्शन पे बात करें। सेकंड, similar to wood with difference catalyst is zinc and tertiary also gives this reaction। tertiary को देगा एक्शन देगा भैया। तो कहेंगे कि पर जिंक की बेसिक स्ट्रेंथ कम है, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर जैसा आपने किस में लिखा था, वुड रिएक्शन में, यहाँ से X और जिंक निकल गया, ये हो जाएगा CH3। तो ये यहाँ पर कार्बन N आ गया, तो कार्बन यहाँ पर 2N हो जाएगा। कार्बन N आ गया, कार्बन 2N हो जाएगा। यहाँ पर CH3, ध्यान दो, ये CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपने लिखा है। अब यहाँ पर आप जिंक लिख रहे हो, तो 2 बार लिख रहे हो, ये CH3, ये CH3, यहाँ पर ये X और ये जिंक निकल जाएगा। तो ये ऐसे आप बना सकते हैं। बाकी सब कुछ वैसा ही। अगर आप यहाँ पर 2 डिफरेंट लेंगे, मतलब ये पहले तो सिमेट्रिकल बन गया, अगर यहाँ पर 2 डिफरेंट लेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे आपने पीछे लिखा था, मीथेन नहीं मिलेगा। यहाँ पर थर्ड रिएक्शन विद गिलमैन रिएजेंट, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आप RX ले रहे हो, यहाँ पर R2CU और Li लिख रहे हो। यहाँ पर इसको आप R डैश करते हैं और इसको R करते हो, यहाँ पर 2 लिख रहे हो, तो यहाँ पर ये जो 2 R हैं, इस 2 R से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R डैश के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहाँ पर CuVX और IX बन गया। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि रेट अगर देखा जाए, रेट की बात किया जाए, तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी RX हो सकता है।
ये चीज़ होता है। यहाँ पर एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ अगर हम लोग ये देखें कि ये अगर दोनों आर सेम है तो ये सिमेट्रिकल है, दोनों डिफरेंट हैं तो अनसिमेट्रिकल। हियर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, alkane can be obtained। एक चीज देखना है वो ये कि ये जो Cl अनसेचुरेटेड का तो हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़ लिया गया। इसके आगे की चर्चा हम लोग